हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 10 एयर वाटर एंड वेदर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पानी में कितने प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हम उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे साफ़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हम अंडरग्राउंड वाटर और वेदर वाटर साइकिल और साथ ही वेदर फोरकास्टिंग को भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इम्प्योरिटीज़ इन वाटर से शुरू करेंगे। दिया है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जर्म्स। यानी इम्प्योरिटीज़ यानी पानी में अशुद्धता 3 प्रकार की हो सकती है, चाहे वो इनसॉल्युबल हो, चाहे सॉल्युबल हो या जर्म्स हो। यहाँ पर बगल में एक फैक्ट दिया है, अबाउट 90% of all living beings live in area between 1 kilometer below and 1 kilometer above the earth's surface। यानी लगभग 90% लिविंग बींग्स जो कि 1 किलोमीटर ऊपर और धरती के 1 किलोमीटर नीचे तक ही पाए जाते हैं। इसके बाद आगे insoluble impurities यानी the impurities which can not dissolve in water and can be seen in water such as soil and sand। यानी ऐसे impurities जो कि पानी में ना घुले और उन्हें आसानी से पानी में देखा जा सके, उन्हें हम insoluble impurities कहते हैं, जैसे बालू और मिट्टी इत्यादि। इसके बाद दूसरा दिया है soluble impurities यानी soluble impurities dissolve in water so cannot be seen। यानी soluble impurities ऐसे impurities होती हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं और आसानी से हमें दिखाई नहीं देते हैं। Most chemicals are soluble impurities यानी ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वे पानी में घुल जाते हैं, इसलिए उन्हें soluble impurities में रखा गया है। तीसरा है germs। Germs are the small microbes present in water which can make it unsafe for drinking। जर्म्स ऐसे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं और इन्हें हम सीधे पी नहीं सकते क्योंकि ये हमारे लिए घातक हो सकते हैं। They can cause many diseases यानी अगर हम जर्म्स वाले पानी को पिएं तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो पानी में इतने प्रकार के इम्प्योरिटीज़ होते हैं तो इन्हें साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम सीखेंगे कि पानी को कैसे साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, whereas soluble impurities can be removed by boiling, chlorination and by use water filters। यानी insoluble impurities को हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के दौरान निकाल सकते हैं। वहीं जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं उन्हें निकालने के लिए हमें बॉइलिंग, क्लोरीनेशन और वाटर फिल्टर का प्रयोग करके हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। तो बारी बारी से इन सभी प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के मेथड्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड सबसे आसान हो सकता है। सबसे पहला दिया है सेडिमेंटेशन। Impure water is taken in a beaker and is allowed to stand still for some time। यानी insoluble impurities को निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है सेडिमेंटेशन। इसके लिए एक बीकर को जिसमें पानी इम्प्योर है वो ले लेना है और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना है। The impurities settle down at the bottom of the beaker। This process is known as sedimentation। उसके बाद जब इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी तो इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। इसके बाद डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज़ a process of separating clean water from a mixture into a clean beaker without disturbing the sediments। अब जो हमने ऊपर
जिस बर्तन में पानी लिया था जो कि इम्प्योर था, अब थोड़ी देर रखने के बाद वह उसके अंदर मौजूद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी और हम उसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख सकते हैं बिना उन एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए। तो इसी प्रोसेस को डिकंटेशन कहते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी की मदद से हम समझेंगे कि सेडिमेंटेशन को कैसे हम देख सकते हैं। दिया है टेक सम मडी वाटर इन ए ग्लास कंटेनर, यानी एक ग्लास के बर्तन में मडी वाटर यानी कीचड़ वाला पानी ले लीजिए। उसके बाद लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो जो ऑब्जर्वेशन आप थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं उसे आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर थ्रू ए फिल्टर सच एज सीव, फिल्टर पेपर और फाइन क्लॉथ इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी जिस प्रोसेस में पानी को एक फिल्टर पेपर या पतले कपड़े से छाना जाए उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम prepared tea using a strainer is also an example of filtration। यहाँ पर फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। स्ट्रेनर की मदद से हम तैयार चाय में से चाय पत्ती को निकाल कर भी इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि यह फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे कि कैसे एक इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में फिल्ट्रेशन के दौरान बदल सकते हैं। एक्टिविटी दिया है टेक ए राउंड फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट ट्वाइस अक्रॉस, यानी एक फिल्टर पेपर लीजिए और उसे एक बार मोड़ लीजिए। ओपन इट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, और उसे एक कोन के आकार को में बदल दीजिए। पुट इट इन ए फनल, और इसे एक कुप्पी में रख दीजिए। नाउ केयरफुली पोर द मडी वाटर इनटू द फिल्टर पेपर, और सावधानी से कीचड़ वाले पानी को फिल्टर पेपर के दौरान छान लीजिए। द इम्प्योरिटीज़ कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इम्प्योरिटीज़ जो कि फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगी। क्लीन वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्टेड इन ए बीकर बिलो द फनल, यानी साफ पानी फिल्टर पेपर के दौरान फनल के नीचे रखे गए बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर फनल का मतलब किप्पी होता है। इसके बाद बॉइलिंग, मोस्ट ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर आर किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग फॉर मोर देन 10 मिनट्स, यानी पानी के अंदर जो जर्म्स मौजूद होते हैं उन्हें मारने के लिए सबसे आसान तरीका पानी को 10 मिनट के लिए या उससे ज़्यादा खौला देना चाहिए ताकि उसके अंदर के मौजूद जर्म्स मर सकें। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, और यह वाटर प्यूरिफिकेशन का सबसे आसान मेथड है जिसकी मदद से हम इम्प्योरिटीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो जर्म्स ही क्यों ना हो। हम उसे आसानी से पानी में से बाहर कर सकते हैं। इसके बाद क्लोरीनेशन, केमिकल्स like chlorine are used to kill germs at the waterwork of a city, यानी क्लोरीनेशन में क्लोरीन नाम के केमिकल का प्रयोग करके वाटर में मौजूद जर्म्स को मारा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज नोन एज क्लोरीनेशन, यानी जिस प्रोसेस में वाटर के अंदर क्लोरीन मिलाया जाए उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। इसके बाद वाटर फिल्टर, वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर, और हम वाटर फिल्टर का प्रयोग करके पानी को भी साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक फ़ोटो दिखाया गया था जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि बिजली का प्रयोग करके पानी को साफ़ करना वाटर फिल्टर का काम होता है। इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर, ए पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू ground and passes through the soil and collected in a layer that does not allow to it seep through any further। बारिश के पानी का एक हिस्सा जमीन में रिसता है और मिट्टी से होकर गुजरता है और एक परत में इकट्ठा हो जाता है जो इसे आगे रिसने से या बढ़ने से रोकता है। This is how a large
क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज फॉर्म, और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ग्राउंड वाटर का सोर्स हमें मिल जाता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल, यानी अंडरग्राउंड वाटर में जितने एरिया में वाटर मौजूद होता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। इट में बी हाई और लो डिपेंडिंग ऑन सीजन। यह वाटर टेबल का लेवल ज़्यादा या कम हो सकता है, मौसम के आधार पर यह कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इन समर द वाटर टेबल इज़ लो ड्यू टू मोर इवापोरेशन। गर्मियों के मौसम में इवापोरेशन के कारण वाटर टेबल लो हो जाता है। वहीं वाइल इन विंटर and rainy season, water that collected below the soil and less evaporation takes place, यानी ठंडियों के समय में या बरसात के समय में पानी आसानी से नहीं निकल पाता है और इवापोरेशन भी कम होता है, इसलिए hence the water table usually is high in rainy season, और इसी वजह से वाटर टेबल गर्मियों के मौसम के मुकाबले बरसात और जाड़ों में ज़्यादा होता है। द अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, यानी इस अंडरग्राउंड वाटर को हम वेल्स यानी कुएं और ट्यूबवेल की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद वेदर इज़ ए कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग as a particular time in the term of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture, यानी वेदर एक विशेष समय में टेम्परेचर यानी तापमान, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड यानी हवा और मॉइस्चर यानी नमी के संदर्भ में हमारे आसपास के वातावरण का एक स्थिति है। इट मे बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी, ड्राई एंड ह्यूमिड, यानी मौसम या तो ठंडा, गर्म, हवादार होगा या सूखा होगा। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डे टू डे, मंथ टू मंथ एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी मौसम हर समय से समय, दिन पर दिन, महीने से महीने और जगह से जगह में बदलते रहता है। इट is hot in summer, wet during monsoon and cold in winter, यानी यह सर्दियों में ठंडा मौसम होता है, गर्मियों में गर्म मौसम होता है और बरसात के मौसम में गीला होता है। Weather occurs due to the air density and difference between one place to another, यानी वहाँ का मौसम या किसी भी जगह का मौसम उस जगह पर मौजूद हवा की डेंसिटी और वहाँ के मौजूद टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। द डिफरेंसेस कैन अकर ड्यू टू द एंगल ऑफ सन एट द पर्टिकुलर स्पॉट, यानी यह डिफरेंस उस जगह पर मौजूद सन के एंगल का भी होता है। इसके बाद रोल ऑफ द सन इन कॉजिंग वेदर चेंज, यानी मौसम के बदलने में सूरज का क्या रोल है। वी नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हम जानते हैं कि सूरज की ओर धरती घूमती है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है। द अर्थ इज़ ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और साथ ही धरती भी अपने अक्ष पर घूमी हुई है। During the revolution, one half of the earth is close to the sun while other half is away from it, यानी अब रेवोल्यूशन के दौरान धरती का आधा हिस्सा सूरज की ओर होता है और दूसरा हिस्सा सूरज से दूर होता है। The part of the earth that is closer to the sun has hotter and longer day, यानी धरती का वह हिस्सा जो सूरज की ओर है वह गर्म होगा और वहाँ का दिन भी लंबा होगा। सो इट इज़ इन समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरीके से इस ओर गर्मी का मौसम चल रहा होगा। इसके बाद द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर एंड शॉर्टर डे, यानी धरती का वह हिस्सा जो सूरज की ओर नहीं है वहाँ पर ठंडा दिन होगा और दिन छोटा भी होगा।
सो इट इज़ विंटर इन दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और इस तरह से इस जगह पर ठंडी का मौसम चल रहा होगा। इन दिस वे द रिवोल्यूशन ऑफ द सन चेंजेस इन द सीजन एंड द वेदर, और इस तरीके से सूर्य की रेवोल्यूशन की वजह से या सूर्य की और रेवोल्यूशन की वजह से धरती पे मौजूद समय और मौसम और साथ साथ वेदर बदलते रहते हैं। इसके बाद वाटर साइकिल, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल, यानी वाटर का मूवमेंट धरती से एटमॉस्फेयर की ओर और वहाँ से फिर धरती की ओर आना, यह वाटर साइकिल कहलाता है। द वाटर साइकिल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी वाटर साइकिल इन दिए गए स्टेप्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे वाटर साइकिल होता है। द सनशाइन ओवर द वाटर बॉडीज लाइक लेक, pond, river, seas, etc. heating up the water and changes it into water vapor, यानी सूरज की रोशनी से हमें ऊष्मा यानी गर्मी मिलता है जो लेक, पॉन्ड, रिवर या सीज और साथ ही समुद्र में मौजूद पानी को गर्म करने का काम करता है, जो उसे वाटर वेपर में बदलने में मदद करता है। दूसरे स्टेप में वाटर वेपर राइसेस एज इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से हल्का होने की वजह से वाटर वेपर आसानी से हवा के ऊपर चला जाता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में व्हेन द वाटर वेपर रीचेस द कोल्ड अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इट कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट, यानी जब यह वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के ठंडी इलाके में पहुंचता है तब वहां पर यह कंडेंस होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। उसके बाद द वाटर ड्रॉप्स स्टिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए क्लाउड, और यही वाटर ड्रॉप्स आपस में चिपक करके बादल का निर्माण करते हैं। द ड्रॉप्स ग्रोन बिगर, दे बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन, और जब यह ड्रॉप्स अपने आप चिपक कर बड़े हो जाते हैं तब यह भारी हो जाते हैं और ज़मीन पर बारिश के रूप में गिरते हैं। छठवें स्टेप में दिस रेन वाटर कलेक्टेड इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच फ्लोज डाउन टुवर्ड द सीज, और बरसात के मौसम में या जब बरसात होती है तब यह नदियों के सहारे या स्टीमर्स के द्वारा यह समुद्र की ओर चल देते हैं। द वाटर साइकिल देन रिपीट्स, और यहाँ से फिर से वाटर साइकिल रिपीट होने लगता है। यहाँ पर हम इमेज की मदद से समझेंगे कि वाटर साइकिल आखिर में होता कैसे है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ रही है जो इस ज़मीन पर मौजूद पानी को गर्म करेगी, और जैसा कि अगली क्लास में बताया गया था कि पानी को गर्म करने पर उसमें से वाटर के वेपर्स निकलते हैं और इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहा जाता है। तो वाटर वेपर बनने के बाद यह हवा से हल्के होने के कारण यह हवा के ऊपर ठंडे इलाके में चले जाएंगे, वहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल का निर्माण करेंगे। जब यह बादल भारी हो जाएंगे तब वहाँ से वह वर्षा के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाएंगे और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। इसी प्रक्रिया को वाटर साइकिल कहा जाता है। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द गिवन लोकेशन इन द फ्यूचर टाइम, यानी वेदर फोरकास्टिंग साइंस और टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है जो बताता है कि किसी दिए गए लोकेशन में वहाँ पर फ्यूचर में एटमॉस्फेरिक कैसा होगा। ह्यूमन बीइंग हैव अटेम्प्टेड टू प्रेडिक्ट द वेदर इनफॉर्मली एंड फॉर्मली सिंस 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी से ही मानव ने कानूनी या गैर कानूनी रूप से वेदर फोरकास्टिंग करना की शुरुआत कर दी थी। Weather forecasts are made by the collection of quantitative data about the current state of the atmosphere and using scientific understanding of atmospheric process to project how the atmosphere will evolve, यानी
वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्वानुमान वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक के वर्तमान स्थिति के बारे में क्वांटिटेटिव डाटा को एकत्रित करके साइंटिफिकली इसे समझा जाता है कि वातावरण कैसे विकसित होगा। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है ब्रीज यानी ए लाइट करंट ऑफ एयर और ए जेंटल विंड यानी सुहावनी हवा को हम ब्रीज कह सकते हैं। स्नोफ्लैक्स ए सिंगल फ्लैक्स और एक क्रिस्टल ऑफ स्नो यानी स्नोफ्लैक्स यानी क्रिस्टल ऑफ स्नो। कुछ इस प्रकार से क्रिस्टल ऑफ स्नोज यानी स्नोफ्लैक्स स्नोफॉल होता है। इसके बाद स्टेनर यानी वन दैट स्टेन और एज ए डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड यानी स्टेनर एक प्रकार का डिवाइस हो सकता है जो कि लिक्विड में से सॉलिड के पार्टिकल्स को बाहर निकाल सके। उसके बाद वाटर टेबल यानी लेवल ऑफ वाटर अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे पानी का लेवल कितना है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। इसके बाद ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसके बाद इस चैप्टर के समरी को पढ़ते हैं। दिया है द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर यानी धरती कई सारे हवाओं के लेयर से मिलकर बना है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एयर इज लार्जली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी हवा का ज़्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उसके बाद दिया है When air blows from sea to land during day is called sea breeze यानी जब हवा समुद्र से ज़मीन की ओर दिन के समय जाए तब सी ब्रीज बनता है। When air blows from land to sea during night is called land breeze यानी जब हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाए रात के समय तब उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन यानी जिस प्रोसेस में वाटर को वेपर में बदला जाता है उसे इवापोरेशन कहा जाता है। उसके बाद इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन कॉज रेन, स्नो, हेल्स, फॉग एंड ड्यू यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन के कारण रेन यानी वर्षा, स्नो यानी बर्फ गिरना, हेल यानी ओला, फॉग यानी कोहरा, ड्यू यानी ओस, ये सारे चीज़ें बनते हैं। वाटर हैज़ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यानी पानी के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन यानी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। वहीं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिंग केमिकल्स लाइक क्लोरीन यानी वहीं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए उस पानी को उबाला जाता है यानी बॉइलिंग करके हम पानी को साफ़ कर सकते हैं और या तो उसमें क्लोरीन नाम का केमिकल मिलाकर क्लोरीनेशन प्रोसेस की वजह से भी पानी को साफ़ कर सकते हैं। द सन कॉजेज चेंज इन वेदर यानी सूरज मौसम में बदलाव लाता है। उसके बाद वाटर साइकिल इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस यानी वाटर साइकिल एक कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।